सो देखिए मैं बात कर रहा था कि लोड की बात कर रहा था, अलग अलग लोड। तो मैं आपको बता रहा था कि बीम में भैया लोड जो लगता है, लोड और फोर्स में ध्यान देना। फोर्स मतलब किलोन्यूटन, पॉइंट लोड जो होता है वो फोर्स बोल सकते हैं एक बार, किलोमीटर है ना उसका यूनिट। सो पॉइंट लोड मैं बोल रहा था, पॉइंट लोड देख लो भाई। सर ऐसे क्यों बता रहे यार, थोड़ा लिखवा दो। लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। यूडीएल, यूवीएल, कंसंट्रेटेड मूवमेंट और इसेंट्रिक पॉइंट लोड, अलग अलग लोड है। अब देखिए अलग अलग लोड बार में, जब हम यूनिट 1 में अगर होंगे तो यूनिट 1 में जो लोड लगेगा वो एक्सियल लोड लगेगा, नॉर्मल लोड लगेगा, डायरेक्ट लोड लगेगा। इधर देखिए, इसी को समझना है। लोड अलग अलग लगने वाला है, अलग अलग एलिमेंट पे अलग अलग लोड। बार में एक्सियल लोड मतलब सर अरे एक्सिस पे लगने वाला लोड, और वो दो ही हो सकता है, या फिर टेंसाइल लोड हो सकता है, टेंसाइल लोड, या फिर क्या हो सकता है, कंप्रेसिव लोड। ये बार है यूनिट 1 में, बस यही बार दिखेगा आपको। और लोड जो आपके पास है वो एक्सिस पे लगेगा। ये देखो, ये टेंसाइल लोड था और ये क्या था, एक्सियल लोड। दो ही टाइप का हो सकता है, या फिर टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव। इट्स कॉल्ड एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। इसी को एक्सियल लोड बोलते हैं, या फिर इसी को क्या कौन सा लोड बोलते हैं, डायरेक्ट लोड, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड, ये देखो लोड नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। ध्यान देना, यूनिट 1। अभी बीम पे मैं बता रहा था, तो बीम है क्या चीज, बीम इज द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर शियर लोड। ये समझ में नहीं आया सर, समझाऊंगा सुनो, समझाऊंगा भाई, सब समझाऊंगा। बीम क्या चीज है, मेंबर है किसका, स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर जिस घर में तुम बैठे हो वही तो स्ट्रक्चर है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो बताता है कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, कितना मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट मींस कितना उसके में मोशन होगा। तो आपका बिल्डिंग जो जिसमें बैठते हो घूमते रहता है क्या, कभी इधर जा रहा है, कभी एक्स एक्सिस में, कभी वाई एक्सिस में, कभी ऊपर चला जाता है आपका बिल्डिंग, ऐसा होता है क्या, नहीं। स्ट्रक्चर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो, 0। सुपर स्ट्रक्चर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 से भी और कम, मतलब निगेटिव, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान देना। सो बीम मेंबर है किसका, आपके घर क्या है, स्ट्रक्चर। बीम देख लो ऊपर में है, आपके घर के ऊपर में, तो मेंबर है ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू कौन सा लोड, ट्रांसफर्स लोड। ये ट्रांसफर्स क्या है सर, ट्रांसफर्स डायरेक्शन है। ट्रांसफर क्या है, डायरेक्शन है ना। जैसे ये आपके पास बीम है, 3D बनाना भाई साहब, ये बीम है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कहलाता है, लेंथ के अलॉन्ग। और उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये और ये ऊपर वाला हिस्सा है यार, और ये नीचे वाला हिस्सा। तो ऊपर वाले हिस्से में ही तो लोड लगता है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, लिख लेना जिसको नहीं मालूम, ट्रांसफर्स। इसी को लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल। अब ये सब जो भी बताया था उसको आपकी कॉपी में लिख लेना और उसको दिमाग में रखना। और ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाता है, लीनियर डायरेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लीनियर या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ध्यान रखना इस बात का। सो बीम में जो लोड लगता है ना वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है। शियर कैसे होता है उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। सो यहाँ पर लोड अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जैसे मैं बता रहा था, पॉइंट लोड लग सकता है, यूडीएल लग सकता है, यूवीएल लग सकता है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग सकता है, इसेंट्रिक लोडिंग लग सकता है कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है लेकिन इसमें ब्रैकेट बना है ऐसे, और यहाँ लोड लग रहा है, अलग अलग लोड अलग अलग लग रहा है। कॉलम पे अगर हम बात करें तो कॉलम पे जो लोड लगेगा वो कौन सा होता है, कॉलम क्या है, ये भी मेंबर है जहां तुम बैठे हो घर में, स्ट्रक्चर का मेंबर है जो किससे सब्जेक्टेड रहता है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। यस, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, इधर से फोर्स लगाते हैं तो जब नीचे तो आपका नीचे सपोर्ट है ना, तो ये उसको रिएक्शन देगा, है ना। लोड तो ऊपर ही लगता है ना भाई साहब, ये एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। शाफ्ट क्या चीज़ है, शाफ्ट एक मशीन एलिमेंट है जो ट्रांसमिट करता है पावर या फिर मोशन। तो इस पर क्या लगता है, ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है, ट्विस्टिंग मोमेंट। अलग अलग लोड आप देख रहे हैं, इस पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है। ध्यान देना, ये मूवमेंट अलग चीज़ है, ये मूवमेंट अलग है, ये जो मूवमेंट है वो अलग चीज़ है। मूवमेंट इसको ऐसे बेंड करना चाहेगा, अगर क्लॉकवाइज लग रहा है तो इसको ऐसे बेंड करना चाहेगा, लाइक दिस, इस तरीके से बेंड करना चाह रहा है इसको ऐसे। लेकिन ये शाफ्ट अगर इसमें क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट। सो ये अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट है तो इसको ट्विस्ट करेगा, लाइक दिस, ट्विस्ट कर रहा है। तो ये ट्विस्ट कर रहा है मतलब एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा, ऐसे बेंड नहीं हो जाएगा भाई साहब, ऐसे। ये गलत है, बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना। एग्जाम में बेसिक भी क्वेश्चन पूछा गया है। बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो अलोंग द लेंथ काम करता है, लेंथ के अलोंग।
ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है अबाउट द एक्सिस काम करता है, एक्सिस के अबाउट ट्विस्ट करता है, ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये लोड अलग है, शाफ्ट में अलग लोड लगेगा। स्प्रिंग में एक्सियल लोड भी लग सकता है और ट्विस्टिंग लोड भी लग सकता है, तो स्प्रिंग में दोनों ही लोड लग जाता है। एक्सियल लोड भी लग जाता है, एक्सियल लोड जैसे कि ये स्प्रिंग है भाई साहब, ये स्प्रिंग है, एक्सियल लोड लग रहा है लाइक दिस, तो एक्सियल लोड भी देखने को मिलता है और ट्विस्टिंग लोड भी देखने को मिलता है उसमें। ये देखो तो प्रेशर वेसल में कौन सा लोड लगता है, सोच के बताओ। एक्सियल लोड लगता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड लगता है, कि ट्विस्टिंग लोड लगता है, कि यूडियल लोड लगता है, सोच के बताओ। आपके दिमाग कुछ आ रहा कि प्रेशर वेसल में कौन सा लोड लगता है, आप सोच के बताएं, आप सोच के बताएं। मैं बात कर रहा था कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो मैं बोला कि मैकेनिक्स तो आपको मालूम है कि स्टडी करना है ना, अभी बता रहा हूँ किसका स्टडी करेंगे इसमें सॉम में, सॉलिड के बारे में बता रहा था। सॉलिड बोला था कि मॉस में जो सॉलिड बॉडी होता है वो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है। तो सॉलिड कौन सा बॉडी होता है, डिफॉर्मेबल होता है, मतलब टूट सकता है लोड लगने से। तो कौन सा होगा, कौन सा सॉलिड होगा, तो ये बता रहा था। बार हो सकता है, बीम हो सकता है, सॉम में यही तो है, कॉलम हो सकता है, शाफ्ट हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, प्रेशर वेसल हो सकता है ना। अब डिफॉर्मेबल है, यही सब तो टूट सकता है लोड लगने से। तो कौन सा लोड लगता है ये मैं क्लियर कर रहा था। देखो भाई, बार में ये लोड लग सकता है, ये लोड लगेगा, बीम में ये लोड लगेगा, कॉलम में ये लोड लगेगा, शाफ्ट में ये लोड लगेगा, स्प्रिंग में ये लोड लगेगा। अभी मैं पूछ रहा हूं कि प्रेशर वेसल में कौन सा लोड लगेगा, आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है। सो प्रेशर वेसल में ऐसा क्या चीज है जो उसको डिफॉर्म करना चाह रहा है, उसको तोड़ना चाह रहा है, उसको ब्रेक करना चाह रहा है, आप सोच के बताएं। सो प्रेशर वेसल क्या होता है, अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, है कि नहीं, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो लग रहा है इसके चारों तरफ, ये जो फ्लूइड है इसका प्रेशर है जो इसको तोड़ना चाह रहा है। पॉइंट लोड नहीं, यूडीएल नहीं, यूवीएल नहीं, ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं, कौन सा लोड है, प्रेशर एज अ लोड वर्क कर रहा है। प्रेशर स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ये प्रेशर आगे जाना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है, उधर जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, साइड जाना चाह रहा है, सब तरफ जाना चाह रहा है, जहाँ जगह मिल जाए उधर जाना चाह रहा है। प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर से ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की ओर जाएगा ना। जिसकी विधायक ज़्यादा उसको दबाएंगे कि नहीं यार, तुम्हारे साथ 5-10 लड़के, तुम लोग 2-3 लोग को मार नहीं दोगे यार, वही तो बात है। इसका प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बाहर जाना चाहेगा, हम ही राजा हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा समझ में आएगा कि ये एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, किसको मार लेगा ये, है कि नहीं है। ये नादानियाँ है, ये अंदर है, कुछ नहीं जानता है, बस ज़्यादा प्रेशर है तो उछल रहा है। बाहर जैसे ही आ जाएगा तो हाँ इसको तोड़ देगा, ऐसे प्रेशर इसको तो तोड़ देगा, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा शांत हो जाएगा, क्योंकि देखेगा अरे भाई तो एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, लड़ ही नहीं पाऊंगा ठीक है कि नहीं। सो प्रेशर वेसल जो किससे लोड से सब्जेक्टेड होता है, प्रेशर से। किसके प्रेशर से, भैया जो फ्लूइड है उसका प्रेशर, तो प्रेशर सब्जेक्टेड होता है। सो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जो सॉलिड बॉडी है वो डिफॉर्मेबल है। वो सॉलिड बॉडी कौन सा है देख लेना, बार, बीम, कॉलम, शाफ्ट, स्प्रिंग और प्रेशर वेसल। पूरा यूनिट पे चर्चा कर रहा हूँ, पूरे सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूँ। तो जब भी ये सारे एलिमेंट्स कुछ लोड से सब्जेक्टेड होंगे, एक्सटर्नल लोड, ये एक्सटर्नल लोड अलग अलग होगा, अलग अलग एलिमेंट पे लोड अलग अलग लगेगा भाई साहब। बार में ये लोड लगेगा, बीम में ये सब लोड लग सकता है, कॉलम में ये लोड, शाफ्ट में ये लोड, एक स्प्रिंग में ये लोड, प्रेशर वेसल में ये लोड। समझ में आ रहा है। सो डेफिनेशन कैसे जमा सॉम का, कि जब कोई भी सॉलिड बॉडी जो कि डिफॉर्मेबल है, जो किससे सब्जेक्टेड होगा, एक्सटर्नल लोड से सब्जेक्टेड होगा। अब समझना, जब वो एक्सटर्नल लोड से सब्जेक्टेड होगा तो उसको क्या करना चाहेगा, डिफॉर्म। क्या करना चाहेगा, डिफॉर्म। अब देखिए डिफॉर्मेशन को मतलब को समझिए, डिफॉर्म करना मतलब आप समझिए बात को, देखिए थोड़ा इसको समझिए। डिफॉर्म होना मतलब क्या क्या हो सकता है, डिफॉर्मेशन का मतलब समझना। डिफॉर्मेशन का मतलब एलोंगेशन भी हो सकता है, ये लोड लग रहा है, ये इसको एलोंगेट करना चाह रहा है, लेंथ बढ़ाना चाह रहा है यार, ये भी लोड लग रहा है, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, समझ रहे हो। सो डिफॉर्म का मतलब होना डिफॉर्म का मतलब एलोंगेशन से भी है और किससे है, कॉन्ट्रैक्शन से भी है। डिफॉर्मेशन अलग अलग वर्ड्स में कैसे लिखा होता है कि लोड लग रहा है तो बॉडी में कि एलोंगेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेच हो रहा है ना। सो डिफॉर्मेशन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एलोंगेट भी हो सकता है, उसी को एक्सटेंशन बोलते हैं, उसी को एक्सपेंशन बोलते हैं, उसी को चेंज इन लेंथ बोलते हैं, उसी को स्ट्रेच बोलते हैं। ये सारा टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, एक ही टर्म है, डिफॉर्मेशन से तो रिलेटेड है। तो देखिए अलग अलग एलिमेंट्स पे अलग अलग लोड लगेगा, उसके कारण डिफॉर्मेशन आएगा। तो डिफॉर्मेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन से भी है और एलोंगेशन एक्सटेंशन से भी है। ठीक है जी, ठीक है सर। आप बोल रहे हैं सर कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में वो जो सॉलिड है डिफॉर्मेबल बॉडी होगा, और वो जो सॉलिड है वो कौन कौन सा आप बता पा रहे हैं, अलग अलग यूनिट्स में नाम बता पा रहे हैं एलिमेंट। यस बता पा रहा हूँ।
और वो सॉलिड बॉडी जो है वो डिफॉर्मेबल है। तो डिफॉर्मेबल कब होगा? जब उस पर लोड लगेगा। कौन कौन सा लोड लगेगा सर, ये भी बता पा रहे हो? हाँ बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। अलग अलग लोड बता पा रहा हूँ, पूरी यूनिट में बता पा रहा हूँ कौन कौन सा लोड लगने वाला है, सब में अलग अलग लोड लगने वाला है। हाँ ठीक है, तो कैसे, मतलब ये मॉस का डेफिनेशन क्या जमा, सुनो ना। जो सॉलिड बॉडी है अलग अलग लोड से सब्जेक्टेड होगा। एक्सटर्नल लोड, अप्लाइड लोड अलग अलग है, तो उसके कारण क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा, डिफॉर्म होना चाहेगा कोई चीज़। देखो जैसे कि मैं इसको खींच रहा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। अभी ब्रेक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके पास शक्ति है इसके अंदर, स्ट्रेंथ, शक्ति क्या करने की? रजिस्ट करने की है शक्ति। तुमको एक डंडा मारता मर थोड़े जाते हो यार, उसको रजिस्ट कर लेते हो तुम्हारा बॉडी, है कि नहीं यार? सो इसको जब मैं खींच रहा हूँ तो इस फोर्स को रजिस्ट कर पा रहा है, इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा है। यही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स ही क्या कहलाता है? स्ट्रेस। और जैसे कि ये देखिए, इसका लेंथ, एक्चुअल लेंथ इतना है, इट्स कॉल्ड गेज लेंथ। गेज लेंथ का टर्म कब यूज होता है? जब इसको हम टेस्टिंग करते हैं। जब टेस्ट करेंगे तो ये जो लेंथ है जहाँ तक वो दिखता है, विजिबल होता है, इट्स कॉल्ड गेज लेंथ। अब मैं इसको खींच रहा हूँ, मान के चलो, तो थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, इतना डिस्टेंस आ गया, तो ये आपके पास एक्सटेंशन आ गया, और इसी को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ या फिर एक्सटेंशन, डिफॉर्मेशन, एक ही मतलब है, डिफॉर्मेशन, एक्सटेंशन, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। सो स्ट्रेन कब आएगा, स्ट्रेस कब आएगा? जब बॉडी किससे सब्जेक्टेड होगा? एक्सटर्नल लोड से। अलग अलग लोड, कौन सा बॉडी? ये अलग अलग बॉडी अलग अलग लोड से सब्जेक्टेड होगा, तो उसके अंदर क्या आएगा? एक्सटेंशन, एलोंगेशन, चेंज इन लेंथ, डिफॉर्मेशन, एक ही चीज़ है। डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ कर दोगे तो क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। लिख लेना, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन। लिख लेना, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। एग्जाम में आया है, लिख लेना, इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कब आएगा? जब लोड लगेगा एक्सटर्नल। सो ध्यान देना, जब मैं इस पर लोड लगाऊंगा, तो जब मैं इस पर लोड लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये मटेरियल्स को क्या करना चाहेगा? रजिस्ट। अभी डिफॉर्म नहीं हो रहा ना, यानी कि जितना मैं लोड लगा रहा हूँ उतना क्या कर पा रहा है? रजिस्ट कर पा रहा हूँ, उतना इसके पास शक्ति है इसको रजिस्ट करने की। तो यही जो रजिस्टिंग फोर्स है, यही क्या कहलाता है? स्ट्रेस। अब डेफिनेशन पकड़ लेना स्वयं का क्या डेफिनेशन है? सो जब मैं लोड लगाऊंगा, एक्सटर्नल लोड लगाऊंगा, अप्लाइड लोड लगाऊंगा बॉडी पे, तो उस बॉडी पे जो इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, इसका स्ट्रेस। इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, उसके कारण बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, इसका स्टडी, इसका एनालिसिस ही क्या कहलाता है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। फिर से बता रहा हूँ, लिख लेना, समझ लेना, एग्जाम में पूछेगा थोड़ी, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बना रहा। आधा घंटा 15 मिनट में पूरे स्वयं की अंडरस्टैंडिंग बना दिया। ध्यान देना, जब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स मतलब स्टडी करना, एनालिसिस करना। जब कोई बॉडी फोर्स सब्जेक्टेड हो, देखो अलग अलग फोर्स, अलग अलग लोड, बॉडी देख लो, अलग अलग बॉडी। तो जब लोड से सब्जेक्टेड होगा, तो ये जब भी लोड से सब्जेक्टेड होगा तो उसको क्या करेगा? रजिस्ट करेगा, इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा। उसके कारण बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा, इसका स्टडी सॉल्व कहलाता है। दैट्स ऑल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। अब इधर देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आ रहा। एक और है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। इसका क्या मतलब है? थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? अभी आपने देखा कि मेरे पास सॉम में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट है। ये जो अलग अलग आपके पास एलिमेंट्स हैं, वो अलग अलग लोड से सब्जेक्टेड है। लेकिन ये लोड कब तक लगेगा? जैसे कॉलम में अगर मैं आ जाता हूँ, तो कॉलम में कंप्रेसिव लोड कब तक लगना है सॉम में? समझना, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के पॉइंट तक ही लोड लगेगा। समझ रहे हैं? ये कॉलम में लोड कब तक नहीं लगाना है? ऐसा नहीं है कि जब तक ये फ्रैक्चर ना हो जाए, टूट ना जाए, चकनाचूर ना हो जाए, तब तक लोड नहीं लगाना है। कब तक लोड लगाना है? जब इलास्टिक लिमिट तक। तो चाहे वो डक्टाइल हो, चाहे वो ब्रिटल हो। हाँ, डक्टाइल मटेरियल में ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है, ब्रिटल में थोड़ा कम होता है, लेकिन ब्रिटल में भी थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी होता ही है। सो हर एक एलिमेंट, चाहे वो बार हो, बीम हो, कॉलम हो, शाफ्ट हो, स्प्रिंग हो, प्रेशर वेसल हो, अलग अलग टाइप का लोड है। लेकिन ये लोड कहाँ तक लगाना है? इलास्टिक पॉइंट तक लगाना है। सर इलास्टिक पॉइंट समझ में आ रहा, समझा दूंगा ना, इलास्टिक पॉइंट समझा दूंगा। पहले आप इसको समझिए तो पहले कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट कैसे होंगे, डिफॉर्मेबल होंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कौन कौन सा लोड लगेगा, लोड कब तक लगेगा? तो इलास्टिक लिमिट तक लगेगा। इलास्टिसिटी आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी एक पॉइंट होता है। इलास्टिसिटी सबसे पहली बात तो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। वो कैसी प्रॉपर्टी? कोई प्रॉपर्टी मतलब कोई गुण। हर एक गुण कुछ ना कुछ बताता है ना, तुम्हारे अंदर भी कुछ गुण होगा, है ना? जिसको तुम लाइक करते हो उसके पास भी कोई गुण होगा, तभी तुमने उसको लाइक किया हो। अब तुम देख लो भाई, किस बेसिस पे तुमने उसको लाइक किया है।
ठीक है ना यार, कुछ तो गुण देखा होगा आपने, तभी तो लाइक किया होगा। देखा है कि नहीं, कुछ तो गुण देखा होगा यार, तभी तो लाइक किया है। तो देखिए, इलास्टिसिटी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि अगर उस किसी मटेरियल के अंदर वो है तो उस पर तुम अगर लोड लगाओगे, उस एक सर्टेन लिमिट होता है, इलास्टिसिटी का एक सर्टेन लिमिट होता है। लोड लगा रहा, मान के चलो किसी मटेरियल में 50 किलोन्यूटन का इलास्टिक लिमिट है, यानी कि 50 किलोन्यूटन तक लोड लगाओगे, 50 किलोन्यूटन तक अगर लोड लगाओगे, 20 में लगाया जैसे थोड़ा डिफॉर्म हुआ, छोड़ दिया, तो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। 50 तक इसका इलास्टिक लिमिट है मान के चलो मटेरियल का, इस मटेरियल का मान के चलो। 30 तक लगाओगे, छोड़ोगे, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। 40 तक लगाओगे, छोड़ोगे, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। 50 तक लगाओगे, छोड़ोगे, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। ये जो रिगेन कर रहा है ना अपने ओरिजिनल शेप को लोड को रिमूव करने के बाद, इस कॉल्ड इलास्टिसिटी। यही तो इलास्टिसिटी है, और यही स्ट्रेन एनर्जी भी है। अब स्ट्रेन एनर्जी कैसे समझना, देखो स्ट्रेन एनर्जी बता देता हूँ। स्ट्रेन एनर्जी ध्यान देना, लोड लगा रहा हूँ, 20 किलोन्यूटन का लोड लगाया, डिफॉर्म हुआ, तो जैसे ही मैं किसी भी बॉडी पे कोई सा भी लोड लगाता हूँ, किसी भी बॉडी पे कोई सा भी लोड लगाता हूँ, किसी भी बॉडी पे कोई सा भी अगर लोड लगाता हूँ, तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी स्टोर होता है। यही इंटरनल एनर्जी स्टोर ही क्या कहलाता है? स्ट्रेन एनर्जी। अब समझना, अभी मैं इलास्टिसिटी के बारे में बता रहा था, बोल रहा था कि लोड जब मैं लगाऊंगा और छोड़ूंगा तो अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगा? रिगेन कर लेगा। सो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर रहा है, कैसे कर रहा है? जब मैं लोड लगा रहा हूं तो इसके अंदर एक एनर्जी सेटअप हो जा रहा है, इंटरनल एनर्जी सेटअप हो जा रहा है, इसको स्ट्रेन एनर्जी। वही इसको खींच के वापस लेके आ रहा है, आजा भाई चला, घर वापस आ, घर वापसी करा रहा है, वापस आ। सो स्ट्रेन एनर्जी क्या चीज़ है? इंटरनल एनर्जी है, जो कब स्टोर होता है? जब एक्सटर्नल लोड लगेगा। अपने आप स्टोर नहीं हो जाएगा, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती जीवन में। तो जब आप लोड लगाओगे तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का मैंने डेफिनेशन बता दिया। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इलास्टिक लिमिट के बाद कौन सा लिमिट आता है? प्लास्टिक लिमिट। तो जैसे इलास्टिसिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसी मटेरियल के अंदर, अगर वो किसी मटेरियल के अंदर है तो वो बताता है कि वो एक सर्टेन लिमिट तक अगर हम लोड लगाएंगे और लोड को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो अपना ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगा? रिगेन कर लेगा। वैसी प्लास्टिसिटी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो प्लास्टिसिटी क्या बताता है? कि जब तुम लोड लगाओगे बॉडी पे, और वो बॉडी पे लोड लगाओगे और उसमें अगर डिफॉर्मेशन आ गया तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? परमानेंट सेटअप हो जाएगा। जैसे कि इसमें मैं लोड लगाया, ध्यान देना, देखना, इसमें मैं लोड लगाया, टूट गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आया इसमें। ये अगर 5 सेंटीमीटर का था, 10 mm का था, 20 mm का मान चलो, 20 mm लो, 20 mm का अगर ये है और जब मैं लोड लगाया तो डायरेक्ट टूट जा रहा है, तो इसके अंदर प्लास्टिसिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखो इसके विपरीत देखो, 20 mm का है, लोड लगाया 22 mm का हो गया, और जब छोड़ रहा हूँ तो 22 mm का है, वापस नहीं जा रहा है। वो वापस इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है? प्लास्टिसिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो प्लास्टिसिटी एक प्रकार की मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो क्या शो करता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी क्या शो करता है? इलास्टिसिटी टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, ओरिजिनल से पूरी रिगेन कर लेता है ना, सो टेम्परेरी डिफॉर्म होता है वो। ठीक है जी। सो मैं बता रहा था कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर दिख रहे हैं, सब पे जो लोड लगना है वो इलास्टिक लिमिट तक लगना है। अगर इलास्टिक लिमिट से एक्सीड हो जाएगा लोड तो हम मानेंगे फेल हो गया। सर फेल हो गया मतलब टूटेगा तो नहीं सर? नहीं टूटेगा नहीं, परमानेंट डिफॉर्मेशन बस होगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसे मैं बता रहा था, अभी टूटा कहाँ था? 20 से क्या हुआ था? 22 mm हो गया था ना, टूटा नहीं था, बस परमानेंट डिफॉर्म हो गया। तो भी हम मॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉस डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये मॉस क्या है अभी मैं आपको एम भी बता रहा हूँ, एम भी बताता हूँ इसका। मॉस एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक डिजाइनिंग सब्जेक्ट की तो है, डिजाइन करना है कि नहीं? एलिमेंट्स का डिजाइन करना है, सारे एलिमेंट्स का डिजाइन ही तो करना है। डिजाइन करने का क्या मतलब होता है? डिजाइन करने का मतलब क्या? डिजाइन का मतलब क्या समझते हो? एक प्लान बनाना। डिजाइन करना मतलब एक प्लान बनाना कि कितने डायमेंशन का रखा जाए, डायमेंशन कितना रखा जाए, किस शेप का रखा जाए। रेक्टेंगल बीम बनाना है, रेक्टेंगल का ठीक रहेगा, सर्कल का ठीक रहेगा, आई सेक्शन ठीक रहेगा, टी सेक्शन ठीक रहेगा। शेप डिसाइड अगर कर लिया तो डायमेंशन कितना होना चाहिए? भाई टी सेक्शन तो इतना छोटा भी टी सेक्शन है, इतना भी छोटा टी सेक्शन है, बड़ा भी टी सेक्शन है। तो शेप तो ठीक है, शेप का पता करना भी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन भी पता करना इंपॉर्टेंट है, कितना इसका डायमेंशन होना चाहिए, और उसमें मटेरियल कौन सा यूज करना है, कौन सा किस टाइप का लोड है तो किस टाइप का मटेरियल हमें चाहिए। तो ये सारी जानकारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको देती है। समझ गए बात? सो मैं बोल रहा हूँ कि इलास्टिक लिमिट तक ही लोड लगाना है सारे एलिमेंट्स पे। अलग अलग लोड लग रहा है, अलग अलग एलिमेंट्स है, सब तक इलास्टिक अलग अलग मटेरियल का बना सकता है, इलास्टिक लिमिट तक ही लगाना है। अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हो तो क्या माना जाएगा? फेल माना जाएगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से क्लियर है ना? स्ट्रेंथ मतलब क्या?
रेजिस्टिंग एबिलिटी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, रेजिस्टिंग एबिलिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड, यही क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ कहलाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम मटेरियल्स के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग आपके पास मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है तो उसका किस टाइप का स्ट्रेंथ होता है, ब्रिटल मटेरियल है उसका कैसा किस टाइप का स्ट्रेंथ होता है। तो ये जो पूरा सिलेबस आपको ये सब समझाएगा। तो इतना इनफ है बिकॉज इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करना है इस बैच में हमें, तो इतना इनफ है बेसिक के बारे में जब जानकारी देना। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, इस सिलेबस में क्या क्या आपको दिखेगा मैंने आपको बता दिया। बार दिखेगा, बीम दिखेगा, कॉलम दिखेगा, शाफ्ट दिखेगा, स्प्रिंग दिखेगा और प्रेशर वेसल दिखेगा। किस किस लोड से सब्जेक्टेड होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, और किस लिमिट तक इस पर लोड लगाना है, इलास्टिक लिमिट तक, ये भी मैंने आपको बता दिया। इलास्टिक लिमिट से एक्सीड करोगे तो प्लास्टिक लिमिट आता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, उससे आपको मटेरियल फेल माना जाएगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, सो एम क्या है, अगर मैं बोलूँ इसका एम क्या है, एम इस सॉम का एम क्या है, एम कुछ तो एम होगा सब्जेक्ट का, एम क्या चीज़ है भाई इसका? तो एम क्या चीज़ है? रिलेशन एस्टेब्लिश करना, किसके बीच रिलेशन बनाना। ध्यान देना, जब लोड लगाओगे तो बॉडी में क्या आएगा? डिफॉर्मेशन, बॉडी में आएगा डिफॉर्मेशन, आएगा कि नहीं आएगा? और डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ही क्या कहलाता है? स्ट्रेन। और जब तुम डिफॉर्म करोगे, जब देखो अप्लाइड लोड लगाओगे तभी तो, अप्लाइड लोड या एक्सटर्नल लोड, अप्लाइड लोड बोलूँ या फिर एक्सटर्नल लोड बोलूँ, लोड अलग अलग दिखा चुका हूँ मैं आपको, है ना। तो लोड लगाओगे तो बॉडी क्या हो सकता है? डिफॉर्म हो सकता है। डिफॉर्म होगा तो क्या आएगा? स्ट्रेन। और जैसे ही डिफॉर्मेशन, पहले स्ट्रेन आता है बॉडी में, पहले डिफॉर्म होता है, तब इंटरनल मॉलिक्यूल्स तैयार हो जा रहे हैं, भाई कोई आ गया, कोई डिफॉर्म करना चाह रहा है, तो वो क्या करना चालू करते हैं? रजिस्ट करना चालू करते हैं। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स ही स्ट्रेस कहलाता है। सो ये स्ट्रेस जनरेट होगा। सो एम क्या है? जैसे बीम है तो बीम में डिफॉर्मेशन कैसा आएगा, उसमें स्ट्रेस कैसा आएगा, उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना विथ द इलास्टिक कांस्टेंट। देखो किस रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, किसके किसके बीच? डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड इलास्टिक कांस्टेंट। सर अब ये इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, अब समझाता हूँ। इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक टर्म क्यों यूज़ किया गया है? देखना, 100 में बहुत जगह इलास्टिक, लीनियर, ऐसे जब अजम्पशन है, अभी अजम्पशन भी बताऊंगा, अजम्पशन भी इंपॉर्टेंट है। 100 पढ़ने से पहले अजम्पशन लिया गया है बहुत सारा, यही पता नहीं होता लोगों को, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। आपको अजम्पशन भी क्लियर होना चाहिए, अजम्पशन में आपको बता देता हूँ। तो देखिए इलास्टिक कांस्टेंट क्या है पहले समझिए। इलास्टिक कांस्टेंट, ध्यान देना, मटेरियल के इलास्टिक कांस्टेंट लिया गया है। इलास्टिक क्यों लिया जा रहा है, इलास्टिक क्यों बोला जा रहा है? कि जो भी आप एलिमेंट्स देखेंगे, बार देखेंगे, बीम देखेंगे, कॉलम देखेंगे, शाफ्ट देखेंगे, स्प्रिंग देखेंगे, प्रेशर, सब पे लोड कहाँ तक लगना है? इलास्टिक लिमिट तक लगना है। समझ रहे? सो इलास्टिक कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स क्वांटिटी जो चेंज ना हो। जैसे इसके अंदर क्या क्या आता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको मालूम होगा इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो, ये सारे जो है इलास्टिक कांस्टेंट जितने भी हैं मटेरियल के। इलास्टिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लोड कहाँ तक लगना है? इलास्टिक लिमिट तक लगना है। ध्यान देना, इलास्टिक लिमिट। ई की वैल्यू प्लास्टिक स्टेट में अलग होगी किसी मटेरियल के लिए, इलास्टिक स्टेट की ई अलग होती है, प्लास्टिक स्टेट की ई अलग होती है, ध्यान देना। तो जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है सारे डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। डिराइव कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल से डिराइव्ड है, ऐसे फॉर्मूले से डिराइव नहीं है, मतलब फॉर्मूले से डिराइव नहीं हुआ है, एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। और सारे एक्सपेरिमेंट, हमको कुछ नहीं करना है भाई, हमको तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सारा तो एक्सपेरिमेंट पहले से हो चुका है, हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना है क्या? कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना है। सो ई, जी, के, म्यू जो सब कुछ जो है पहले से क्या हो चुका है? डिराइव्ड हो, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से सारे अलग अलग मटेरियल्स का हमारे पास आ चुका है। एक्सपेरिमेंट से आया है, कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि ई फॉर द माइल्ड स्टील 200 गीगा पास्कल होता है, एग्जाम में पूछ लिया गया, नोट डाउन कर लेना, ई 200 गीगा पास्कल। गीगा मतलब क्या होता है? 10⁻⁹, ध्यान रखना। सो जितने भी चीज़ें हैं ये सारे जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, अलग अलग मटेरियल के। जी का वैल्यू भी है, के का बल्क मॉडुलस भी, म्यू भी। तो एम क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स जो कि अलग अलग लोड से सब्जेक्टेड है, उसमें ये जितने भी टर्म्स मैंने बताए, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस और इलास्टिक कांस्टेंट, इनके बीच क्या इस्टेब्लिश करना है? रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। जैसे कि बार में आपको देखेंगे जब लोड लगेगा तो इसमें हम चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला देखते हैं। तो चेंज इन लेंथ PL/E, आप देखिए इधर चेंज इन लेंथ है, ये तो डिफॉर्मेशन है, और चेंज इन लेंथ ये L कर दोगे, डिवाइड बाई सेल को यहाँ ले आओगे तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेन। स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इलास्टिक कांस्टेंट में कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। आप
समझ में आएगा? टॉर्जन इक्वेशन में देखेंगे, टॉर्जन इक्वेशन में, सो टॉर्जन इक्वेशन में देखिए टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, दिस वन इज द टॉर्जन इक्वेशन। सो आप देखेंगे यहाँ जी क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट है, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, और आपके पास डिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, डिफॉर्मेशन इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो हम सबको अलग अलग एलिमेंट्स जो हमारे पास दिख रहे हैं आपको बोर्ड में, अलग अलग लोड के कारण, जो अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस, और जो मटेरियल का भी बना होगा ना, बीम एक ही मटेरियल का थोड़ी बना सकता, अलग अलग मटेरियल का बना होगा, बार एक ही मटेरियल का थोड़ी हो सकता, कोई कॉपर हो सकता है, कोई स्टील हो सकता है, कोई एल्यूमिनियम हो सकता है ना, कोई कास्ट आयरन का हो सकता है। तो सबके बीच क्या इस्टेब्लिश करना है, रिलेशन। क्यों कर रहे हैं रिलेशन इस्टेब्लिश भाई साहब, बताओ रिलेशन क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं? ताकि हम डिज़ाइन कर सकें। हमको पता चल गया कि इसमें देखो यार, इसमें पता चल गया कि इसमें चेंज इन लेंथ कितना आ सकता है, कैसे आ सकता है। चेंज इन लेंथ अगर इसमें मुझे कम करना है तो लोड कम कर दो, लेंथ कम कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एरिया बढ़ा दो। लोड को नहीं बढ़ा, लोड को कम नहीं करना है, लोड मुझे उतना चाहिए, और एरिया कम कर दो, सॉरी एरिया बढ़ा दो। ऐसा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग। सो ऐसा मटेरियल का सिलेक्शन ले लो, अगर मुझे चेंज इन लेंथ को कम करना है तो ऐसा मटेरियल ले लो जिसकी इलास्टिसिटी क्या हो, ज़्यादा, उससे चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, कम। समझ गए बात है ना? यही सब, ये डिजाइनिंग एस्पेक्ट तो हुआ। सो ये मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, उसमें कंसेप्ट में आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलेज में चर्चा करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए शीट सॉल्व करते हुए क्वेश्चन बनाने के लिए करेंगे। आपकी ड्यूटी क्या है, हाँ, अगर आपको चाहिए नोट्स चाहिए अगर आपको डिटेल वाला, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपकी ड्यूटी ये है, जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएगा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने हैं। हम तो देंगे, टेस्ट सीरीज आपको देना ही है। टेस्ट सीरीज अभी हम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज क्या है, अभी आप दे दोगे ना, उसके जब एग्जाम आएगा तो फिर वो जैसी नोटिफिकेशन आएगा हम टेस्ट सीरीज का काम कर देंगे, या फिर देखते हैं कुछ दिन में कर ही देंगे, क्योंकि आ ही जाएगा नोटिफिकेशन। अभी इनिशियल स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपका ही लॉस है उससे, आप समझिए बात को। अभी आप बना लेंगे फिर बाद में आप भूल जाएंगे। क्या है ना, एग्जाम रहता है, उस समय जब प्रैक्टिस होता रहता है तो दिमाग चलता रहता है, तो एग्जाम तक आपके पास दिमाग आपका फ्रेश होता है, ठीक है। इसलिए मैं अभी नहीं दे रहे, नहीं तो हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपकी भी ड्यूटी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बनाएं। तो ये कंसेप्ट हो गया था, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे कंसेप्ट पे चलेंगे, और डायरेक्ट फॉर्मूले, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन देखने हैं, क्या करना है, शीट पे हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।